नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। प्रिय मित्रों, आज हम एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं और ये अनियमितता, इरेगुलरिटी अभी 2 महीना तक यूं ही चलती रहेगी। तो हो सकता है 2 महीने के बाद जो हमें जो कंसिस्टेंसी के साथ चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहें। तो प्रिय मित्रों, अपना जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए, अपना कारोबार जो है उसे आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 3 को छुआ था, जिसमें हमने अधिकारों के बारे में जाना था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उस पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के जो भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए, आर्टिकल दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक, उनको एक एक जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी जाने जाएंगे, जितने भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, उनको अच्छे से जानेंगे और उसके बाद आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और उसके बाद के जो अनुच्छेद है उन पे करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा पहला अनुच्छेद है जो आज हम शुरू करेंगे वो आर्टिकल 12 से करेंगे। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे मौलिक अधिकारों को अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो सीधे ही मतलब मौलिक अधिकार जहां से दिए गए, जैसे समानता, स्वतंत्रता वगैरह, तो आर्टिकल 14 से ही शुरू करते हैं और मतलब 32 तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भारतीय संविधान का भाग 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। उसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो हम शुरू करेंगे मतलब एकदम क्रम वाइज चलेंगे, है ना, क्रमबद्ध चलेंगे। तो उसमें हम आज के इस वीडियो में जो है वीडियो की शुरुआत जो है आर्टिकल 12 से करेंगे, ठीक है। तो प्रिय मित्रों, आर्टिकल 12 जो है वो हमारे राज्य की परिभाषा को बताता है। राज्य की परिभाषा का मतलब जो मौलिक अधिकारों में हम बार बार राज्य शब्द का उपयोग करते हैं ना, जैसे आर्टिकल 15 को उदाहरण के तौर पे लीजिए। आर्टिकल 15 क्या बोलते हैं कि राज्य अपने नागरिकों के बीच जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इसमें जो राज्य शब्द है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उस राज्य से आपका क्या अभिप्राय है, उस राज्य से क्या तात्पर्य है, उस राज्य की परिभाषा क्या है, वो जो बताई गई है वो आर्टिकल नंबर 12 में बताई गई है, अनुच्छेद 12 में बताई गई है। अनुच्छेद 12 के तहत मतलब राज्य शब्द है। राज्य शब्द में जो है निम्नलिखित चीजें आती है। तो दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 12 है वह बताता है हमें राज्य की परिभाषा। ओके, क्या बताता है? राज्य की परिभाषा, है ना, कि राज्य क्या चीज है ना, राज्य की परिभाषा। ओके, आर्टिकल 12 के तहत, है ना, क्या क्या चीज राज्य के अंदर आएगी इसमें वह बताया गया है ना। इसमें जो हम जो पहली जो चीज है उसमें हम क्या जानेंगे कि संघ की संसद और सरकार, है ना, संसद और सरकार, राज्य विधानमंडल एवं सरकार। ओके, स्थानीय संस्थाएं, जैसे स्थानीय संस्थाएं कैसे हुई? पंचायत, नगर पालिका, सरकार की शक्ति रखने वाले कोई भी व्यक्ति तथा संस्था। ओके, तो दोस्तों, आर्टिकल 12 में बताता है हमें राज्य की परिभाषा। जैसे मैंने बताया, जैसे कि आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है ना। तो राज्य का मतलब है संघ की संसद और सरकार लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो राज्य के अर्थ में क्या आया? संसद आई, है ना, संघ की जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है वो, और गवर्नमेंट, है ना, सरकार है, और दूसरा राज्य का विधानमंडल, है ना। कोई भी चीज, है ना, कोई भी जो कानून बनाने की शक्ति रखती है, जो शासन चलाती है, जैसे है ना संसद है जो देश का शासन चलाती है,
विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और राज्य की सरकारें, ठीक है, वो उनको राज्य के अर्थ में गिना जाएगा, राज्य की परिभाषा में गिना जाएगा। और स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायत हो गई आपकी, नगर पालिका, है ना, पंचायत के जो सदस्य हो गए जैसे प्रधान, उप प्रधान या जो भी वार्ड मेंबर वगैरह जो भी होते हैं, वे सभी जो है राज्य की परिभाषा में आएंगे, है ना। वे व्यक्ति राज्य कहलाएंगे। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आप लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य वे प्रत्येक व्यक्ति, है ना, वे प्रत्येक व्यक्ति या संस्था या कोई भी कंपनी, कॉरपोरेशन, है ना, जो सरकार की शक्ति रखता है ना। सरकार की शक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, बीडीओज हो गए, है ना, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो सरकार की शक्ति रखता हो, या कोई भी संस्था मतलब कोई भी कंपनी, कॉरपोरेशन, कोई भी संस्था सरकार की शक्ति रखता हो, तो वे राज्य कहलाएगा, है ना, मतलब वो राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप लोगों के साथ कोई भी भेदभाव या कुछ भी चीज, जो भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें मतलब भेदभाव वगैरह कुछ भी करने की उसमें अनुमति नहीं है ना। तो राज्य की परिभाषा में ये सब चीजें आएगी, ठीक है। सरकार की शक्ति, जैसे एलआईसी हो गया, है ना, एलआईसी कॉरपोरेशन है, वे भी मतलब राज्य की, मतलब सरकार की शक्ति रखती है, तो उसको भी हम राज्य में गिनेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो सरकार की शक्ति रखता हो, सरकार की पावर रखता हो, वे लोगों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव या कुछ भी, जो भी जहां जहां पे राज्य शब्द का उपयोग किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, तो उस राज्य का मतलब है ये सब चीजें, है ना। संसद, सरकार, राज्य का विधानमंडल, पंचायत, नगर पालिका, कोई भी व्यक्ति जो सरकार की शक्ति रखता हो, है ना, कोई भी संस्था जो थोड़ी सी शक्ति या ज्यादा, जितनी भी शक्ति रखता हो सरकार की, वे सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे, ठीक है। तो ये जाना हमने आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। और 12 में क्या बताया गया है कि राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है, और राज्य ये सब चीजें हैं, ठीक है। संघ की संसद है, राज्य विधानमंडल है, पंचायत, नगर पालिका, कोई भी व्यक्ति जो कानून की शक्ति रखता हो, है ना, सरकार के कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद पे बैठा हो, है ना, वे सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे, ओके। तो ये जाना हमने आर्टिकल नंबर 12। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की, ठीक है। हमारा आर्टिकल 12 ये हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की, ओके। देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई भी विधि, है ना, कोई भी विधि मतलब कानून, कोई भी विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, असंगत मतलब जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाती है ना, या मौलिक अधिकारों को कम करती है, या मतलब उनकी शक्तियों को कम करती है। कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वह विधि शून्य होगी। शून्य मतलब जीरो होगी, रद्द होगी, मतलब वो विधि लागू ही नहीं होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में जो है, आर्टिकल 13 के जो 4 भाग है, 4 भाग मतलब सब क्लॉज, आर्टिकल 13 के जो है 4 सब क्लॉज है, और वे कौन कौन से हैं, 13, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 13 को विस्तार से बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 1, है ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ओके। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है ना, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, ये जो आर्टिकल बताता है कि भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व, है ना, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 को, उसके लागू होने से पूर्व, है ना, मतलब भूत में, है ना, पीछे पास्ट में लागू होने से पहले कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसका उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह विधि, वो कानून जो है शून्य होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 13 में जो आर्टिकल पूरा 13 है वो ये बताता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं होगी जो मौलिक अधिकारों को कम करती है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी विधि होगी जो मौलिक अधिकारों को कम करती है तो वह रद्द होगी, शून्य होगी, जीरो होगी, ठीक है। और जब इसी आर्टिकल 13 को हम बाकी भागों में बांटते हैं जिसमें विस्तार से बताया गया कि एक्चुअल में है क्या बात, तो आर्टिकल 13 एक हमें बताता है कि कोई भी पास्ट में ऐसी विधि जो बनी है ना,
संविधान के बनने से पहले या संविधान के लागू होने से पहले कोई भी ऐसी विधि बनी है जो मौलिक अधिकारों को कम करती है, वह शून्य होगी। कहने का मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि है ना। संविधान पूर्व विधि पर लागू होता है। और लागू क्या होता है, जो भी मतलब विधि मौलिक अधिकारों को कम करेगी वह शून्य होगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है ना, 13 क्लॉज 2 की इसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 तो ये बताता है कि जो संविधान के लागू होने से पहले की विधि है ना, संविधान के लागू होने की पहले की विधियों पे लागू होता है। ठीक है, कौन? आर्टिकल 13 क्लॉज 1। और 13 क्लॉज 2 ये किस पे लागू होता है? कोई भी विधि है ना भविष्य में, है ना, लागू होने के बाद, है ना, मतलब लागू होने के बाद, लागू होने के बाद, है ना, संविधान। ओके, संविधान संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसी विधि है ना, कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश करती है, तो वह विधि शून्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये जाने हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2। ठीक है, अब बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हमारे भारतीय संविधान में जो है आच्छादन का सिद्धांत है ना, किस आर्टिकल से आता है। ठीक है, तो वे आता है हमारे आर्टिकल नंबर 1 से। आच्छादन का सिद्धांत मतलब किसी भी चीज को ढक देना है ना, मतलब किसी भी चीज पे अगर कोई चीज किसी के अधिकार क्षेत्र में आती है तो उसको ढक देना, है ना, वो हुआ आच्छादन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किससे आता है? आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यही मतलब कि अगर भूतपूर्व में, है ना, या मतलब पीछे पास्ट में कोई भी ऐसी विधि बनी हो जो मौलिक अधिकारों को कम करेगी, तो जो मौलिक अधिकार जो है उस विधि को आच्छादित कर देगी। आच्छादित मतलब उस पे उसको ढक देगी, उसे मतलब बंद कर देगी, है ना। तो वही है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, है ना, आच्छादन का सिद्धांत। तो ये किस आर्टिकल से निकलता है? हमारा 13 क्लॉज 1 से। ओके, तो ये बात याद रखें, कई बार क्वेश्चन ये मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब आच्छादन का सिद्धांत हमारे जो है संविधान में किस आर्टिकल से निकलता है। तो ये निकलता है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि उपयुक्त संदर्भों में, है ना, उपयुक्त संदर्भों में विधि उपयुक्त विधि के अंतर्गत। प्रिय मित्रों, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो आर्टिकल 30 क्लॉज जो 3 है वो ये बताता है कि उपयुक्त संदर्भों में, है ना, उपयुक्त संदर्भों मतलब जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 की जो हमने बात की है, इसमें जो विधि शब्द का प्रयोग किया है कि कोई भी विधि जो कम करेगी मौलिक अधिकारों को तो वह क्या होगी? शून्य होगी। तो ये कहता है कि उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत, है ना, इसमें जो विधि शब्द लिया गया है मतलब उसके अधीन क्या क्या चीज आएगी? विधि का मतलब कानून, उस कानून के अधीन क्या क्या चीज आएगी? उस कानून के अधीन आएगा विधानमंडल का, है ना, उस कानून के अधीन क्या आएगा? विधानमंडल का कानून। ओके, विधानमंडल का कानून, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, विधानमंडल का कानून, अध्यादेश, आदेश, आदेश मतलब सरकार कोई भी आदेश देती है, ठीक है, नियम, परंपरा, है ना, जैसे कोई भी
कोई भी सरकार कोई भी आदेश देती है, कोई भी नियम बनाती है, विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है, या अध्यादेश द्वारा कोई भी कानून लाया जाता है, या कोई भी परंपरा, जैसे हमारे समाज में कोई भी परंपरा है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है, कोई भी चीज जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है विधि के अधीन, मतलब ये सारी चीजें आएगी। इनमें से कोई भी चीज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी, अगर वो हमारी कोई परंपरा होगी, ट्रेडिशनल मतलब कोई भी मतलब परंपरा होगी, जैसे गांव समाज में कुछ भी होता है, कोई भी परंपरा होती है, अगर वो कोई भी परंपरा जो मौलिक अधिकारों को कम करेगी या उनका उल्लंघन करेगी, तो वो क्या होगी, शून्य होगी, है ना, रद्द होगी, जीरो हो जाएगी वो। ओके, तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि मतलब इसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि इनके संदर्भ में जो विधि शब्द का उपयोग किया गया है, विधि के अंतर्गत ये सारी चीजें आएगी, विधानमंडल का कानून आएगा, अध्यादेश आएगा, आदेश नियम परंपरा, सारी चीजें जो विधि के अधीन आएगी। मतलब कहने का मतलब कोई भी विधि ऐसे, कोई भी इनमें से कोई भी कानून, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी नियम या कोई भी परंपरा जो है मौलिक अधिकारों को कम या उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर कोई भी परंपरा उनका उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह शून्य होगी, जीरो होगी। ओके, तो ये जाने हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2 और 3। ओके, देखिए दोस्तों, अब जो है एक मुद्दा उठता है कि मतलब जो हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2, मतलब खासकर 2 जो ये बोलता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या जो मौलिक अधिकारों को कम करती है। अगर ऐसी विधि बनाई गई तो वह विधि हो जाएगी शून्य, मतलब जीरो, रद्द, है ना, वो विधि लागू ही नहीं होगी। तो इससे प्रश्न ये उठता है कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, है ना। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से जो प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, है ना, ठीक है या नहीं। ओके, ये क्वेश्चन उठता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। तो इसकी दो आधार पे व्याख्या निकालते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन है ना, उसको विधि में नहीं रखा जाएगा, मतलब उसको विधि शब्द से बाहर रखा जाएगा। संविधान संशोधन जो है वो विधि होगी नहीं, है ना। कहने का मतलब संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13(2) कहता है कि विधि के द्वारा कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। लेकिन कई विद्वान कई लोग जो है व्याख्या ये बोलते हैं कि मौलिक अधिकारों को हम विधि नहीं, मतलब संविधान संशोधन को, है ना, संविधान संशोधन मतलब जिसके आधार पे संविधान में कुछ संशोधन किए जाते हैं, कुछ नई चीजें जोड़ी जाती है या पुरानी चीजें हटाई जाती है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान जो संशोधन है वह विधि नहीं है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान संशोधन जो है वह विधि के अधीन है, विधि के अंडर अंतर्गत आता है, ठीक है, विधि के अंडर आता है, ठीक है। कहने का मतलब वे विद्वान ये कहते हैं कि वे लोग ये कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में किसी भी आधार पर संशोधन नहीं किया जा सकता, चाहे वो नियम के द्वारा हो, विधानमंडल के कानून के द्वारा हो, संसद के कानून के द्वारा हो या संविधान संशोधन द्वारा हो, किसी भी आधार पे जो है मौलिक अधिकारों में जो संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि जो संविधान संशोधन है उसे विधि नहीं माना जाएगा, है ना, मतलब संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जो है मतलब मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 2 कहता है कि विधि के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन विद्वान क्या बोलते हैं कि संविधान संशोधन तो विधि है ही नहीं, इसका मतलब संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उठता है क्वेश्चन कि संशोधनीय है या नहीं। इस प्रश्न का हल करने के लिए पहले होता है पहले शंकरी प्रसाद केस होता है, ठीक है, 1951 में न्यायालय में शंकरी प्रसाद केस होता है। तो उसमें बोलते हैं कि, है ना, शंकरी प्रसाद केस में, है ना, इसके लिए 2-3 केस होते हैं, शंकरी मतलब 2-3 मतलब ये जजमेंट में जो है न्यायालय जो है इसकी वर्डिक्ट देते हैं कि पहला होता है शंकरी प्रसाद केस। प्रसाद केस, इसमें क्या बोलता है न्यायालय की
मौलिक अधिकार संशोधनीय है ना, मतलब संशोधन किए जा सकते हैं, मतलब कि संविधान संशोधन को विधि के अधीन, अब विधि के अंडर नहीं लाया जाएगा। और उसके बाद केस आता है सज्जन सिंह, है ना, सज्जन सिंह, ओके, सज्जन सिंह केस, ठीक है। इसमें भी बोलता है, ये होता है 1951 में, ये होता है 1965 में, ठीक है। 1951 में होता है शंकरी प्रसाद केस, जिसमें बोलता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है ना। और सज्जन सिंह केस होता है 1965 में, फिर से उसमें भी बोलता है न्यायालय की मौलिक अधिकार संशोधनीय है, ठीक है। और उसके बाद फिर से केस होता है गोलकनाथ केस, है ना, एक बहुत बड़ा केस था ये भी, गोलकनाथ केस। ये होता है 1967 में। इसमें बोलते हैं कि गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, इसमें बोलते हैं कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। कहने का मतलब संविधान संशोधन विधि है, और विधि, कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में पहले बोला न्यायालय ने कि जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है, इसका मतलब संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन 67 में बोलता है कि गोलकनाथ केस में बोलता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर 1973 में एक केस होता है, उसको कहते हैं केशवानंद भारती, जिसको जो है उस केस में जो है भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें जोड़ी गई है ना, बहुत से वर्डिक्ट दिए गए उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1973 में जो होता है केशवानंद भारती केस, ओके। इसमें फिर से बोलता है न्यायालय की मौलिक अधिकार संशोधनीय है। कहने का मतलब ये कि जो संविधान संशोधन है वह विधि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। इसके तो प्रिय मित्रों, अब हमने जान लिया है भारतीय जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2 और 3 है ना। 1 में जाना हमने कि कोई भी पीछे बनी हुई विधि जो मौलिक अधिकारों को, संविधान लागू होने से पहले कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को कम करती है वो होगी 0। और 2 में ये पढ़ा कि कोई भी कानून जो, मतलब भविष्य में कोई भी कानून बनेगा, कोई भी विधि बनाई जाएगी तो जो मौलिक अधिकारों को कम करेगी वो होगी 0, है ना, वो हो जाएगी रद्द वो विधि। और उसके बाद हमने आर्टिकल 3 मतलब 2 से क्या जाना, आर्टिकल 2 से किस चीज का विवाद उठता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, ठीक है। इसके लिए केस हुआ पहले शंकरी प्रसाद, जिसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। दूसरा मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से संशोधनीयता का विषय भी उठता है, और ये भी उठता है कि विधि के अधीन क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। जिसने विधि का छोटा अर्थ लिया उसने ये बोला कि संविधान संशोधन विधि के अधीन नहीं आएगा, मतलब विधि से बाहर है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि संविधान संशोधनीय है, ओके, ये मौलिक अधिकार संशोधनीय है। जैसे कि शंकरी प्रसाद केस में उच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। उसके बाद सज्जन सिंह केस में भी कहा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस में बताया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर से उस केस को जब इसको जब फिर से चुनौती दी गई वो तो 1973 में फिर केशवानंद भारती में इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की। ये जाने हमने अभी तक के आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2, 3। अब बात करते हैं 4 की। देखिए प्रिय मित्रों, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, 4 जो है 23 में है ना। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है 24वें संशोधन द्वारा है ना 1971 में लाया गया, ठीक है। 13 क्लॉज 4, ओके, लिखते हैं पहले। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कब लाया गया? ये लाया गया 1971 में 24वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बताया गया क्या गया है ना, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? इसमें ये बोलता है विधि के अंतर्गत है ना, जो हमने डिस्कस की, ओके,
विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता। ओके, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है कि विधि के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन नहीं आता है। कहने का मतलब संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ओके, लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ही बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि जो केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ, उसमें यह बताया गया कि संसद जो है भारतीय संविधान के किसी भी भाग में, है ना, भारतीय संविधान के कहीं भी, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, कहीं भी, एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संसद जो है किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वे जो भाग मौलिक संविधान का मूल ढांचा नहीं होना चाहिए, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये शब्द आया, ये आया केशवानंद भारती केस से, ठीक है। और जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक मूल ढांचा जो है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब इस पे जो है एक और विस्तृत वीडियो बनाएंगे अलग से, जब इस पे पहुंच जाएंगे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो इसको जानने के लिए एक और विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हमने जाना आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, है ना। आर्टिकल 13 में हमने इसके 4 पार्ट जाने, क्लॉज 1, 2, 3 और 4। ओके, ठीक है। तो अब एक बार लास्ट में हम अपनी जो भी चीजें हमने ये जानी, इनको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, मतलब, है ना, ठीक है। आर्टिकल 12 में जाना हमने की राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब ये नहीं कि राज्य की परिभाषा एक्चुअल में क्या है। राज्य की परिभाषा का अर्थ है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भाग 3 मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में राज्य शब्द का उपयोग हुआ है, उस राज्य का अर्थ सिर्फ आर्टिकल 12 में बताया गया है। मतलब राज्य का ब्रॉड मीनिंग नहीं है कि मतलब संसार में जो राज्य का मतलब क्या है। जैसे राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, इन चीजों से मिलके बनता है। तो राज्य का अर्थ वो नहीं है जो मतलब भाग 3 में राज्य का उपयोग किया गया है, उस राज्य शब्द का अर्थ जो है आर्टिकल 12 में बताया गया है। 13 में बताया गया है कि कोई भी विधि हो जो मौलिक अधिकार को कम या ज्यादा करती है तो वो होगी शून्य, है ना। भूतपूर्व में कोई विधि होगी वो होगी शून्य। तो ये हमने जाना कि मतलब, और लास्ट में ही जाना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता भी है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में कोई मौलिक ढांचा पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, हमारे भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मौलिक अधिकार में अगर पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये जाना है हमने आज की वीडियो में आर्टिकल 12 और 13। देखिए, लोग क्या करते हैं, सीधे ही जब मौलिक अधिकारों को या भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग सीधे ही कूद जाते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, है ना। इस तरह से सीधे ही मौलिक अधिकार को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो 2 अनुच्छेद है ना, आर्टिकल है 12 और 13, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोग इसे ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टेक्निकल जैसा है, थोड़ा सा मतलब समझना, जो ये विधि वाला है, आप इसे मतलब वेरी केयरफुली, है ना, मतलब थोड़े ध्यान से पढ़े, ध्यान से मतलब थोड़ा सा टाइम देके इसको जाने, और चैनल पे बने रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।